नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। रशिया यूक्रेन न्यूक्लियर फॉलआउट की चिंताओं के बीच बिटकॉइन फिसला $39,000 से नीचे। एल्गोरान के नए अपडेट से अब कॉम्प्लेक्स डी एप्स का क्रिएशन हुआ आसान। हैकर्स ने एनवीडिया से की क्रिप्टो माइनिंग को तेज करने की मांग। ब्राजील सेंट्रल बैंक ने सीबीडीसी बनाने के लिए सिलेक्ट किए डिजिटल पार्टनर्स। इथेरियम माइनर्स ने फरवरी में कमाए $1.19 बिलियन। वेल्स ने मूव किए 11,000 बीटीसी, बिटकॉइन फिसला 40,000 के नीचे। डोजकॉइन फाउंडर ने आईओएस के लिए लॉन्च किया डोज वॉलेट। डच आर्टिस्ट ने दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए क्रिएट की यूनिक एनएफटी। बिटकॉइन ट्रेडिंग के साथ क्रिप्टो करेंसीज में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह यूक्रेन में चल रहे संघर्ष से ग्लोबल इकोनॉमिक और न्यूक्लियर फॉलआउट दुनिया के ज्यादातर फाइनेंशियल मार्केट पर असर डाल रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स ने सेफ हेवन यूएस डॉलर के लिए रिस्की एसेट्स की ओर रुख नहीं किया। दूसरी तरफ यूरो के साथ मेजर फियाट करेंसीज के लिए एक बास्केट के मुकाबले ग्रीनबैक 21 मंथ्स के ऊपरी स्तर पर देखा गया। रशिया द्वारा यूक्रेनियन सिटीज पर बमबारी जारी रखने और कीव की ओर बढ़ने के बाद ज़पोरिजिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। ऐसे में रशिया ने दावा किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग यूक्रेन की करतूत थी, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसे लगातार बमबारी का परिणाम बताया है। वहीं फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने टेस्टिमनी में हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी की संभावना है। इन सभी के बीच पिछले 24 घंटों में लगातार 6% की गिरावट के साथ बिटकॉइन लगभग $38,850 पर था, जबकि एथर 4% की गिरावट के साथ $2,700 पर उसी समय के दौरान देखा गया था। एल्गोरान ब्लॉकचेन ने क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करने के एम से सिग्निफिकेंट टेक्निकल अपग्रेड रिलीज किया और डेवलपर्स को अपने नेटवर्क के आधार पर कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को आसानी से बनाने की अनुमति दी। अपग्रेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग की शुरुआत करता है, जो एप्लीकेशंस को अन्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ एफिशिएंटली इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। डेवलपर्स टूलिंग और इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कंपैटिबिलिटी के एम से एल्गोरान फाउंडेशन के $20 मिलियन के इंसेंटिव प्रोग्राम के बाद अपग्रेड किया गया है। EVMs वर्चुअल कंप्यूटर है, जिससे इथेरियम नोड्स में भाग लेने के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचा जा सकता है। थर्सडे को घोषित ये अपग्रेड एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली दूसरे को डायरेक्टली कॉल करने की अनुमति देता है। इसमें कॉलिंग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन को रेफर करता है, जो ट्रांजैक्शन का हैश लौटाता है, जिसे ब्लॉकचेन में माइन किया जाएगा। एक रैंसमवेयर ग्रुप जिसे ग्राफिक्स कार्ड मेकर एनवीडिया को हैक किया है, ने ग्राफिक्स कार्ड मेकर से अपने कार्ड के उपयोग पर क्रिप्टो करेंसी की फास्टर माइनिंग को सक्षम करने के लिए कहा है। नहीं तो उन्होंने धमकी दी है कि वे चोरी किए गए प्राइवेट डेटा को रिलीज कर देंगे। लैप्सिस डॉलर के नाम से जाने जाने वाले हैकर्स का कहना है कि उन्होंने एनवीडिया के प्राइवेट नेटवर्क में हैकिंग के बाद 1 TB से ज्यादा डेटा चुरा लिया है। डेटा में एनवीडिया के 71,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के ईमेल एड्रेसेस और लॉगिन क्रेडेंशियल्स शामिल हैं। इसमें से कुछ प्राइवेट डेटा को हैकर्स पहले ही रिलीज कर चुके हैं। एक टेलीग्राम मैसेज में हैकर्स ने बताया है कि एनवीडिया सभी 30 सीरीज फर्मवेयर के लिए एक अपडेट को आगे बढ़ाए, जो हर 1 घंटे की लिमिटेशंस को रिमूव कर देता है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में तेजी के कारण ग्राफिक्स कार्ड की कमी के बीच कंपनी द्वारा लगाए गए 2021 के शुरुआती प्रतिबंध से ये डिमांड पैदा हुई है। एनवीडिया ने लाइट हैश रेट नाम की एक नई सुविधा को अपनाया, जिसे स्पेसिफिकली इथेरियम माइनिंग को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि गेमिंग जैसे इसके की पर्पसेस के लिए ज्यादा ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल हो सके। हैकर्स ने एनवीडिया द्वारा डिमांड पूरी न होने पर पूरी सिलिकॉन चिप फाइल्स की रिलीज करने की धमकी दी है। हैकर्स एनवीडिया के सोर्स कोड और ट्रेड सीक्रेट्स की भी डिमांड कर रहे हैं। ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल रियल ब्राजील के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डेवलप करने में मदद करने के लिए 9 पार्टनर्स को चुना है। पार्टनर्स में क्रिप्टो एक्सचेंज मर्काडो बिटकॉइन, सैंटेंडर ब्राजील, इटाओ यूनिबैंको और आवे के अलावा एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म के नाम भी शामिल हैं।
ऐसे में इनिशिएटिव को ब्राजील, जर्मनी, यूएस, इजराइल, मेक्सिको, पोर्चुगल, यूके और स्वीडन से 47 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स प्राप्त हुए हैं। सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ये देखते हुए कि वे सीबीडीसी के लिए इस्तेमाल के मामलों को इवैल्यूएट करने और इसकी टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी को असेस करने की मांग कर रहा है। नवंबर में सेंट्रल बैंक ने कहा कि उसने 2022 में सीबीडीसी पायलट प्रोग्राम शुरू करने और 2024 में फाइनल वर्जन इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाई है। वहीं सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन फेज 28 मार्च से शुरू होगा और 27 जुलाई तक चलेगा। इथेरियम माइनर्स ने फरवरी में $1.19 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू का बड़ा चंक यानी $1.09 बिलियन का अमाउंट ब्लॉक सब्सिडी से आया है, जबकि रिमेनिंग $109.77 मिलियन माइनर्स ने ट्रांजैक्शन फीस से कमाए हैं। जनवरी और फरवरी के बीच मंथ ओवर मंथ 15.33% की कमी के साथ लगातार तीसरे महीने की रेवेन्यू में गिरावट आई है। नवंबर 2021 की टोटल रेवेन्यू $2.07 बिलियन थी, जिसके बाद से रेवेन्यू कम होती देखी गई। माइनर्स ने मई 2021 में $2.4 बिलियन की ऑल टाइम हाई रेवेन्यू रजिस्टर की थी। दो बड़े ट्रांजैक्शंस में हाल के घंटों में 11,000 से ज्यादा बीटीसी की व्हेल द्वारा मूव किया गया है, जिसकी वजह बीटीसी में $40,000 से ज्यादा की गिरावट है। व्हेल्स ने पहले $148 मिलियन के 3,616 बीटीसी मूव किए और दूसरे ट्रांजैक्शन में $333 मिलियन में 8,000 बीटीसी को मूव किया। ये दोनों ट्रांजैक्शन एक घंटे से भी कम समय में किए गए हैं। सेंटिमेंट के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन और टेथर दोनों के रिस्पेक्टिव सप्लाईज पिछले 30 डेज में नीचे फिसले हैं। हालांकि बिटकॉइन हाल के समय में $38,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डोजकॉइन के फाउंडर शिबतोशी नाकामोटो ने ऑफिशियली iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले यूजर्स के लिए डोज वॉलेट लॉन्च करने की घोषणा की है। आईफोन, आईपैड या आईपॉड टच डिवाइस वाला कोई भी व्यक्ति वॉलेट डाउनलोड कर सकेगा। ऐप को चलाने के लिए चुने हुए डिवाइस को iOS 12.0 या बाद के वर्जन में अपडेट किया जाना चाहिए और एप्लीकेशन को चलाने के लिए कम से कम 49.1 MB स्टोरेज होना चाहिए। इस तरह से यूजर्स डोज टोकन्स बाय, सेंड, रिसीव और स्टोर करने में सक्षम होंगे। साथ ही ऐप के भीतर ही लो फीस के साथ सिक्योर ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। हालांकि फिलहाल में वॉलेट का एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल नहीं है, जबकि वे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट या दूसरे सॉल्यूशंस के जरिए से डोजकॉइन को स्टोर कर सकते हैं। डच आर्टिस्ट ददारा ने एक डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रेयरटेक के सहयोग से 7.9 बिलियन आइडेंटिकल NFT डेवलप किए हैं। पूरा कलेक्शन, जिसमें 7 बिलियन इंडिविजुअल ग्रेमन कैरेक्टर्स शामिल है, को क्रिप्टोग्रेमन नाम दिया गया है। ये NFTs पॉलीगॉन इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। फीचर्स में सिमिलैरिटी के बावजूद इसमें से कोई भी ग्रेमन एक जैसी नहीं है। उनके पास अलग अलग सीरियल नंबर्स हैं, जो उन्हें हर एक पेट्रन के लिए यूनिक बनाते हैं। इसके अलावा 2222 ग्रेमन को नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए एक क्रिप्टो ट्रेजरी में सुरक्षित किया जाएगा। कलेक्शंस का ये हिस्सा दुनिया भर के रेफ्यूजीज के बीच क्रिप्टो अवेयरनेस और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।